हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पहनावे का सामाजिक इतिहास यानी कि क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का अध्याय नंबर 8 है ये। आज ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहनावे का भी यहाँ पर जो है इतिहास होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि हर चीज़ का क्या है, इतिहास होता है। तो आज हम यहाँ पर पहनावे की बात करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंग्लैंड में किस प्रकार के जो वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं, इंडिया में, ये सारी चीज़ें इस अध्याय के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि शायद हमारा ध्यान जाता है जो हम कपड़े पहनते हैं उनका भी इतिहास है। विभिन्न वर्गों व तबकों के लोग, मर्द, औरतें, बच्चे क्या पहने, इसको लेकर हर समाज में कुछ ना कुछ नियम होते हैं और कहीं तो इसका सख्ती से पालन भी किया जाता है। इन कायदों से दुनिया में लोगों की पहचान बनती है। इन्हीं के जरिए खुद को परिभाषित करते हैं। इन्हीं से सौम्यता और सुंदरता की और शर्म व मर्यादा की हमारी कसौटियाँ बनाई जाती हैं। वक्त बदलता है तो बदलते हैं ये विचार, और कपड़े में आए परिवर्तन में इन विचारों की झलक आसानी से देखी जा सकती है। आधुनिक दुनिया के उदय का इतिहास कपड़ों में हुए नाटकीय बदलाव का इतिहास भी है। इस बदलाव में हम आधुनिक काल यानी कि 19वीं सदी व 20वीं सदी में हुए बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों सदियां क्यों अहम है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में जनवादी क्रांतिकारियों और पूंजीवादी विकास के पहले यूरोप के ज़्यादातर लोग जो है क्षेत्रीय वेशभूषा धारण किया करते थे, और इनके कपड़ों का रंग रूप इनके इलाके में उपलब्ध कपड़े की किस्म और कीमत से भी तय हुआ करती थी। पहनावे की शैलियाँ भी स्थानीय समाज में लोगों की सामाजिक हैसियत से तय होती थी। इससे फर्क पड़ता था कि आप किस वर्ग से हैं, या औरत हैं या मर्द हैं। 18वीं शताब्दी के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्से जो हैं यूरोप के औपनिवेशिक बन गए। जनतांत्रिक आदर्शों का प्रसार हुआ और समाज जो है औद्योगिक होने लगे। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप लोगों की वेशभूषा व उनके मायने पूरी तरह से क्या हो गए, बदल गए। अब लोग जो है दूसरी संस्कृतियों या इलाकों में उपलब्ध सामग्री व शैली को अपना सकते थे, और दुनिया भर के लोग पश्चिमी परिधान में सजने लगे। अब अध्याय यहाँ पर एक जो है हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से सामाजिक व राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं को बदल कर रख दिया था। क्रांति की आंधी ने उस समय के परिधान सहित जो सम प्यूचुअरी लो कहलाती थी भी उड़ गई। आखिर ये क्या कानून थे, जिसके बारे में देखते हैं। तो सम प्यूचुअरी कानून और सामाजिक ऊंच नीच क्या था, इसको देखते हैं। तो मध्यकालीन यूरोप में समाज के विभिन्न तबकों पर परिधान संहिता लागू करने के लिए सचमुच के कानून बनाए जाते थे, और कानून में अक्सर बारीक चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता था। करीब 1294 से फ्रांसीसी क्रांति तक फ्रांस के लोगों से उम्मीद की जाती थी कि वे संपेचुआरी कानूनों का पालन करें। इन कानूनों का मकसद था समाज के निचले तबकों के व्यवहार का नियंत्रण, उन्हें खास खास कपड़े पहनने, खास व्यंजन खाने और खास तरह के पेय मतलब प्रमुख शराब पीने और खास इलाकों में शिकार करने की मनाही थी। तो ये वाला जो नियम कानून है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है हमारे पहनने ओढ़ने खाने पीने पर ये हमको नियंत्रण करता था। इस तरह मध्यकालीन, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये बाहर की बातें हो रही हैं। इस समय जो है मध्यकालीन फ्रांस में साल में कोई कितने कपड़े खरीद सकता था, ये सिर्फ उसकी आमदनी पर निर्भर नहीं था, बल्कि उनके सामाजिक ओहदे से भी तय होता था। परिधान सामग्री भी कानून सम्मत होनी थी। सिर्फ शाही खानदान की बेशकीमती कपड़े पहन सकता था। एरमाइन, फर, रेशम, मखमल, जरी, इन सब की पोशाक सिर्फ और सिर्फ रजवाड़े ही पहना करते थे। कुलीनों से जुड़े कपड़ों के जनसाधारण द्वारा इस्तेमाल पर क्या हुआ करती थी, पाबंदियाँ हुआ करती थी। यानी कि फर वाले, रेशम वाले, मखमल वाले और जरी वाले कपड़े जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है बड़े लोग ही पहना किया करते थे। आगे है फ्रांसीसी क्रांति ने
इस भेदभाव का अंत कर दिया। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जैकोबिन क्लब के सदस्य ने खुद को सौ कुताल इसलिए कहना शुरू किया क्योंकि वे कुलीन वर्ग के फैशनदार घुटना पहनने वाले लोगों से खुद को अलग दिखा सकें। सौ कुताल का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। इसके बाद जो है मर्द औरत दोनों ही ढीले ढीले और आरामदेह कपड़े पहनने लगे। फ्रांसीसी तिरंगे के 3 रंग नीला, सफ़ेद और लाल लोकप्रिय हो गया और इन्हें जो है पहनना देशभक्ति नागरिक की निशानी बन गया। पोशाक के रूप में दूसरे राजनीतिक प्रतीक भी पहने जाने लगे थे। स्वतंत्रता की निशानी जो है लाल टोपी, लंबी पतलून और तिरछी टोपियां जो हैं उन्हें कार्डेक कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है, शब्दावली बिल्कुल याद रखनी है। पहनावे की सादगी से समानता का भाव प्रकट होता था। तो एरमाइन जो है फर की एक किस्में होती थी। कार्डेक जो है एक तरफ करके पहने जाने वाली टोपियां हुआ करती। तो कार्डेक जो है एक तरफ पहने जाने वाली टोपियां हैं। आगे देखते हैं। कार्डेक जो है एक तरफ पहनी जाने वाली टोपियां थी। अगला है, आगे जो है मध्यम वर्गीय महिला हैं, फ्रांसीसी क्रांति के स्वयंसेवी हैं और यहाँ पर जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक कुलीन जोड़ा यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर 100 कुताल परिवार। आगे देखते हैं। सारे समचुअरी कानून जो है सामाजिक ऊंच नीच पर जोर नहीं देते थे। इसमें से कुछ कानून तो आयात से देसी उत्पादों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। मिसाल के तौर पर 16वीं सदी के इंग्लैंड में फ्रांसीसी और इतावली सामग्री का आयात कर बनाई गई मखमल की टोपियां पुरुषों में बहुत लोकप्रिय थी। इंग्लैंड ने कानून बनाकर ऊंचे ओहदे के लोगों और 6 साल से नीचे के बच्चों को छोड़कर सभी के लिए रविवार को और छुट्टियों के दिन इंग्लैंड में बनी ऊनी टोपियां पहनना अनिवार्य कर दिया था। यह कानून जो है 26 साल तक कायम रहा और इससे इंग्लैंड के ऊनी वस्त्र उद्योग को खड़ा करने में मदद मिलती है। अब देखते हैं कि पोशाक और खूबसूरती के पैमाने क्या थे। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये छोटा ही ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जो कि होगा पोशाक और खूबसूरती के पैमाने।